देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दक्षिणी राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक मिश्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें सीटों में हुई वृद्धि का आधा हिस्सा अनुपातिक आधार पर और शेष हिस्सा राष्ट्रीय विकास के लिए आर्थिक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। तो इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों को फायदा मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से खेल है, केंद्र सरकार भी खेल कर रही है, दक्षिण राज्य भी खेल कर रहे हैं। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर क्यों उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। आज से शुरू हो रहे हैं संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक लाई जा रही है। इस विधेयक का विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? क्या विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, महिला आरक्षण को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है? देखिए, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र से पहले मंगलवार को सभी सांसदों को 3 विधेयक भेजे हैं, जिनका उद्देश्य लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाकर महिला आरक्षण को अमल में लाना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रस्तावित कानूनों को पढ़ने से ये पता चलता है कि इनका इस्तेमाल महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से परे व्यापक बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है। मतलब महिला आरक्षण बहाना है, मकसद कुछ और है। ऐसे में यदि यह विधेयक पारित हो जाते हैं तो इससे संसदीय समीकरण, जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व और केंद्र राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। तो सर, सवाल अब बनता है, इन विधेयकों से क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, विपक्ष का कहना है कि उत्तर की ओर असमान रूप से सत्ता हस्तांतरित होने का प्रत्यक्ष लाभ उन राजनीतिक दलों को मिलेगा जिन्होंने उत्तर और पश्चिम में लगातार जीत हासिल की है, यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल, उनको लाभ मिलेगा। 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन यह परिसीमन और जनगणना से जुड़ा हुआ था। तीनों विधेयकों को एक साथ पढ़ने पर पता चलता है कि 1971 के परिसीमन पर लगी रोक को हटाकर नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा, जो नवीनतम प्रकाशित जनगणना पर आधारित होगा, जिसका अर्थ है कि 2011 की जनगणना उसका आधार होगा। इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान होना तय है, जिन्होंने उत्तर के राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लागू किए हैं। चूँकि किसी राज्य की जनसंख्या केंद्र सरकार के कोष आवंटन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, इसलिए इसका सीधा असर उसकी वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा। तो उन राज्यों का कहना है कि भाई, हमने तो साक्षरता के बल पर अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया, तो हमको नुकसान होगा, और जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया उनको उल्टे इनाम मिल जाएगा। तो सर, विधेयकों में क्या प्रस्ताव है? देखिए, संविधान के 131वां संशोधन विधेयक है 2026 जो है, अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव करता है। साथ ही यह अनुच्छेद 82 के खंड 3 को हटाकर उसमें संशोधन का भी प्रस्ताव करता है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगला परिसीमन 2027 की जनगणना के बाद होगा। इस विधेयक में अनुच्छेद 82 के उपशीर्षक प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन को बदलकर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन कर दिया गया है, और प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या को फिर से व्यवस्थित करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसमें राज्य विधानसभाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों से संबंधित अनुच्छेद 170 में भी संशोधन किया गया है, ताकि इसका आधार 2001 की जनगणना के बजाय ऐसी जनगणना हो जिसे संसद विधि द्वारा उपयोग करने का निर्णय ले। इसका मतलब है कि इससे संसद को यह तय करने का अधिकार मिल जाएगा कि किस जनगणना का उपयोग किया जाए, बिना प्रस्तावित विधेयक में इसका उल्लेख किए। तो इससे विपक्ष डर रहा हुआ है और विरोध कर रहा है। वर्तमान में चल रही 2027 की जनगणना का क्या होगा सर? फिर देखिए, विधेयकों को पढ़ने से एक जरूरी सवाल उठ रहा है कि इनमें नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, क्यों किया गया है, ठीक है, जबकि 2021 की जनगणना में 5 साल की देरी होने के बाद जनगणना 2027 को अभी हाल ही में इसी महीने से शुरू किया गया है। संविधान के 131वां संशोधन विधेयक 2026 अनुच्छेद 82 में संशोधन करके इसके खंड 3 को हटाने का प्रयास करता है,
जिसमें यह प्रावधान था कि अगली परिसीमन 2027 की जनगणना के बाद होगी और यह अनुच्छेद 170 के प्रोविसो 3 को भी हटा देता है, जिसमें यह प्रावधान था कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के संबंधित आंकड़े प्रकाशित होने तक 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य विधानसभाओं या निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक नहीं होगा। सर, इन विधेयकों में वर्तमान जनगणना के संबंध में कई उल्लेख नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर भी सवाल उठाया है। हाँ, बिल्कुल कोई उल्लेख नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस सांसद और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सवाल उठाया है कि जब वर्तमान जनगणना चल रही है तो सरकार 15 साल पुरानी जनगणना का उपयोग करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। 1971 के परिसीमन पर लगी रोक हटाई गई, नए परिसीमन को नवीनतम प्रकाशित जनगणना से जोड़ा गया, 2009 में परिसीमन के तहत राज्यों की सीमाओं में बदलाव किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य राज्यों के भीतर संतुलन को पहले जैसा बनाए रखना था। अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में नए विधेयक में कहा गया है कि भले ही 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर कुल सीटों की संख्या पर रोक लगाई गई थी, लेकिन देश की जनसांख्यिकी संरचना में तब से काफ़ी बदलाव आए हैं, जैसा कि नवीनतम प्रकाशित जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों में दिखता है, जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय जनसंख्या स्थानांतरण, तीव्र शहरीकरण और प्रवासन और कुछ क्षेत्रों में असमान वृद्धि शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक असमानताएं उत्पन्न हुई हैं। तो विपक्ष का सवाल तीखा है। विपक्ष कह रहा है कि हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पहले आप परिसीमन जनसंख्या जनगणना करा लीजिए, उसके आधार पर ये आरक्षण लाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिले। सर, प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को लागू करना है। बिल्कुल, इसके बाद इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को लागू करना है। इसलिए परिसीमन नवीनतम प्रकाशित जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इससे 1971 से जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण का रास्ता खुल जाता है। वर्तमान में 5 दक्षिणी राज्यों के पास लोकसभा में कुल 129 सीटें हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, पांडुचेरी और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1-1 सीट है। उत्तर भारत के 3 सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, राजस्थान में 25 अकेले 125 सीटें देते हैं। जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों को भी माने तो उत्तर भारतीय राज्यों में दक्षिणी राज्यों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा रही है। दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन के उपाय अपनाए हैं और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। तो उनका कहना है कि भाई हमने जनसंख्या नियंत्रित किया तो हमको इनाम मिलना चाहिए, हमको तो घाटा हो जाएगा, दंड मिलेगा। ये कौन सा कानून है? सर, तो इस पे आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, आंकड़ों के अनुसार 1971 और 2011 की जनगणना के बीच उत्तर भारत के राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त जनसंख्या में 150 गुना की वृद्धि हुई है। इसके उलट इसी अवधि में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि 100% से कम रही है। दक्षिण भारत में समग्र प्रजनन दर लगातार 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर रही है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों में दक्षिण राज्यों की तुलना में कुल प्रजनन दर काफ़ी अधिक है। हालांकि समय के साथ इसमें गिरावट आ रही है। इससे स्पष्ट है कि यदि 2011 की जनगणना को मानक बनाया जाए तो दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों की सीटों की संख्या अधिक होगी, और इसी का विरोध कर्नाटक में शुरू हो गया है दक्षिणी राज्यों में। सर, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने परिसीमन को संसद में केंद्र सरकार का षड्यंत्र करार दिया है। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दक्षिणी राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक मिश्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें सीटों में हुई वृद्धि का आधा हिस्सा अनुपातिक आधार पर और शेष हिस्सा राष्ट्रीय विकास के लिए आर्थिक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। तो इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों को फायदा मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से खेल है, केंद्र सरकार भी खेल कर रही है, दक्षिण राज्य भी खेल कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो खेल यही है कि हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया तो हमको नुकसान हो रहा है, और जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाया, धरती पर भार बढ़ाया, उनको इनाम मिल रहा है। तो संसद में जो विपक्ष विरोध कर रहा है वो महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है,
उसका विरोध तो परिसीमन को लेकर ही जो विधेयक आ रहा है उसका विरोध है। तो देखिए क्या होता है। तो आपने पूरा डिबेट सुना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।